हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं के गणित के 8 ग्रेड के अध्याय 4 जिसका नाम है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और साथ ही साथ हम अपने चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन भी ओपन कर चुके हैं। मेंबरशिप में आपको अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी। जो जो फैसिलिटीज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये अध्याय 4 है, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। शुरुआत में अध्याय से संबंधित कुछ आवश्यक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि ज्यामितिक अर्थ यहाँ पर बताया गया है कि ये यूनानी शब्द है जो अंग्रेजी के तुल्य है। और यहाँ जियो का अर्थ भूमि और मेट्रोन का अर्थ मापना। इस प्रकार ज्योमेट्री का मतलब हो गया भूमि को मापना। तो इस ज्यामितीय अध्याय के अंतर्गत विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप आदि को मापा जाता है। अब हम आते हैं सीधे प्रश्नों के हल की ओर। तो यहाँ पर आपको कुछ खुली और बंद आकृतियों के उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस आकृति का जो प्रथम बिंदु है ये और अंतिम बिंदु है, दोनों अलग अलग हैं। इस प्रकार ये खुली आकृति है। यहाँ पर दूसरी आकृति में आप देख पा रहे हैं कि प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु जहाँ पर मतलब प्रारंभ हुआ था वो एक ही है, यानी प्रथम और अंतिम बिंदु एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो ऐसी आकृति है बंद आकृति। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये जो आकृति है एक आयत है। यहाँ पर इसमें जैसे यहाँ से हम शुरू करते हैं तो यहाँ से लेके हम गए और यहीं पर आकर हम रुक गए, तो प्रथम और अंतिम बिंदु हमारा समान हो गया। तो इस प्रकार भी ये बंद आकृति हो गई। इस आकृति में भी आप देखिए प्रथम और अंतिम बिंदु आपको अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये भी बंद है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ आपको दोनों बिंदु अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ये खुली आकृति है। तो हमें नीचे भी कुछ आकृतियाँ दी गई थी जिनमें हमें खुली और बंद आकृतियाँ बतानी थी। तो आप इसे बहुत आसानी से बता सकते हैं। यहाँ ये Z बना हुआ है, इसके प्रथम और अंतिम बिंदु दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इसलिए खुली आकृति है। इसके बाद जो अगली आकृति है इसके प्रथम और अंतिम बिंदु मिले हुए हैं, ये बंद आकृति है। यहाँ ये अगली आकृति है, खुली हुई है। फिर इसके पश्चात ये जो आकृति है यहाँ पर ये बंद है, क्योंकि इसका प्रथम और अंतिम बिंदु हम नहीं बता सकते ये कहाँ से प्रारंभ हुआ और कहाँ पे अंत हुआ। तो जब आकृति का प्रथम और अंतिम बिंदु एक ही हो तो वो बंद हो जाती है, और यदि प्रथम और अंतिम बिंदु को हम अलग अलग पहचान पा रहे हैं तो खुली आकृति है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमें दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 2। अपने परिवेश में स्थित ऐसी तीन तीन सामग्रियों के नाम लिखिए जो खुली एवं बंद आकृतियों से संबंधित हों। यहाँ पर इन्होंने कुछ उदाहरण भी हमें दिए गए हैं, जैसे चिमटा। चिमटा खुली आकृति क्योंकि वो कुछ इस प्रकार होता है। ऐसी चूड़ी, चूड़ी कुछ इस प्रकार होती है इसलिए बंद है। तो हमें भी अपने परिवेश की कुछ खुली और बंद आकृतियों के उदाहरण देने थे, तो यहाँ पर मैंने कुछ खुली और बंद आकृतियों के उदाहरण यहाँ पर दिए हैं आपको, तो इन्हें आप लिख लीजिएगा। अब आते हम अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर शुरुआत होती है बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम रेखाखंड। जैसे मैंने एक बिंदु यहाँ बनाया और एक बिंदु यहाँ बनाया, दोनों को मैंने मिला दिया, तो मैं चाहूँ इसे ऐसे भी मिला सकता था, लेकिन मैंने इसे सबसे छोटे रूप में मिलाया, मतलब जो दूरी है इन दोनों की न्यूनतम है, तो ये न्यूनतम दूरी वाले मार्ग को हम कहेंगे रेखाखंड। विकल्प नंबर बी। फिर दूसरा प्रश्न है, आकृति जो आपको दी गई है ये, इसमें कितने रेखाखंड हैं? तो इसमें कुल 3 रेखाखंड हैं। कैसे? पहला रेखाखंड हो गया ए बी, दूसरा रेखाखंड हो गया बी सी, और तीसरा रेखाखंड हो गया ए सी। इस प्रकार 3 रेखाखंड हो गए, ए बी, बी सी और ए सी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। किसी त्रिभुज में समांतर रेखाओं की संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज कुछ इस प्रकार बनता है, और समांतर रेखाओं का मतलब आप समझते होंगे कि जब दो रेखाएं एक के साथ एक जाती हैं, मतलब इनके बीच की जो दूरी है वो हर बिंदु पर समान होती है, तब हम इन्हें कहते हैं समांतर रेखाएं।
अब त्रिभुज में कोई भी जो रेखा होती है वो समांतर नहीं होती, ये सभी रेखाएं अलग अलग दिशाओं में जा रही। समांतर रेखाओं के लिए ये शर्त है कि ये एक ही दिशा में और समान दूरी पर जानी चाहिए। तो इसमें उत्तर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, जोकर की टोपी सामने से देखने पर किस आकृति जैसी दिखती है? तो जोकर की टोपी कुछ इस प्रकार होती है, जिसे हम सामने से देखेंगे तो एक त्रिभुज के आकार की दिखेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, समांतर रेखाओं का उदाहरण नहीं है। तो रेल की पटरियाँ आप देख पा रहे हैं ये समांतर होती हैं। फिर खिड़की की सलाखें भी कुछ इस प्रकार होती हैं, ऐसे ले लें या आड़े में आप ले लें तो ये समांतर होती हैं। फिर अगला ऑप्शन है स्केल की सम्मुख भुजाएं। तो स्केल कुछ इस प्रकार होता है, तो इसकी सम्मुख भुजा यानी इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, ये भी समांतर है, और ये इसकी सम्मुख भुजा ये हो गई, ये दोनों भी ऐसी जा रही हैं समांतर। तो जो विकल्प बचता है डी, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स अक्षर, एक्स अक्षर में ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसलिए ये समांतर नहीं होंगी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, दी गई आकृति में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? विकर्ण से आप समझते होंगे जैसे कोई आकृति है तो इसके जो विपरीत शीर्ष हैं इनको मिलाने पर जो रेखा खींची जाती है उसे कहते हैं विकर्ण। तो इस आकृति जो कि एक पंचभुज है में हमें विकर्णों की संख्या बतानी है। तो इसमें कुल 5 विकर्ण हैं। पहला विकर्ण हो गया ये AD, दूसरा हो गया AC, तीसरा हो गया यहाँ पर ये CE, चौथा EB और पांचवा BD, ये BD। इस प्रकार 5 विकर्ण हो गए इस पंचभुज में। तो जितनी भुजाएं हैं उतने ही विकर्ण, ऐसे ही तो यहाँ पे लिखा भी है AD, AC, EB, EC और BD। अब आते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली सड़कें किस प्रकार की रेखाओं के उदाहरण हैं? तो किसी चौराहे पर चौराहा सहित गुजरने वाली जो सड़कें हैं वो प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण हैं, क्योंकि ये चौराहे पे क्या होता है, इस प्रकार ये रेखाएं चौराहे पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8, आकृति में दर्शाई गई किरणों के नाम लिखिए। तो किरण एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसका एक बिंदु स्थिर होता है और दूसरे बिंदु को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे AB एक किरण है जिसका बिंदु A स्थिर है और बिंदु B को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें इस आकृति में किरणों के नाम देने हैं। तो एक किरण हो गई OA, क्योंकि इसका बिंदु O स्थिर है और A को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और किरण का नाम लिखते समय उसके ऊपर एक दिशा वाले तीर को भी लगाया जाता है, ये किरण को दर्शाता है। अगर दोनों साइड तीर लगा देंगे तो ये रेखा को दर्शाएगा, और अगर दोनों साइड का तीर हटा देंगे तो ये रेखा खंड को दर्शाएगा। तो पहली जो किरण है वो हो गई OA, दूसरी किरण हो गई OB, तीसरी किरण हो गई ON यहाँ तक, और चौथी किरण हो गई OC। तो इस प्रकार ये 4 किरणें हो गई। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, समांतर रेखाओं को समझाते हुए अपने परिवेश से कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था, समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान रहती है। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है, वह जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कभी एक दूसरे को ऐसे काटेंगे नहीं, सदैव एक ही दिशा में गमन करेंगी, और इनके बीच की जो दूरी है वो भी समान रहेगी। अगर इनके बीच की दूरी जैसे अगर बदल रही है तो ये कभी न कभी प्रतिच्छेद कर लेंगी, तो इनके बीच की दूरी सदैव हर बिंदु पर एक सी रहेगी। अब उदाहरण की बात करें तो एक हो गया रेल की पटरियाँ, अभी हमने विकल्प में देखा था खिड़की की सलाखें, ये दोनों उदाहरण हमने अभी बहुविकल्पी प्रश्न के दोनों ऑप्शन देखे थे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 है, क्या सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है? यदि हाँ तो दैनिक जीवन से संबंधित किरण के 2 अन्य उदाहरण दीजिए। तो हम कहेंगे हाँ, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश किरण का उदाहरण है। क्यों?
क्योंकि सूर्य एक स्थिर बिंदु है और उससे जो प्रकाश आ रहा है वो अनिश्चित दूरी तक जा सकता है, यानी एक बिंदु यहाँ निश्चित हो गया और दूसरा अनिश्चित। अब हमें दैनिक जीवन में किरण के उदाहरण देने हैं, तो पहला हो गया मोमबत्ती का प्रकाश और दूसरा टॉर्च का प्रकाश। इन दोनों ही उदाहरणों में मोमबत्ती एक स्थिर बिंदु है और उससे जो प्रकाश निकलेगा वो उसका जो दूसरा बिंदु होगा वो अनिश्चित होगा। ऐसी टॉर्च का जो प्रकाश है, तो जो टॉर्च रहेगी, टॉर्च का जो जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वो बिंदु स्थिर है और प्रकाश का जो दूसरा बिंदु है वो अनिश्चित है। प्रश्न क्रमांक 11 है, हमें यहाँ पर एक चित्र दिया गया है और उस चित्र पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। लिखा भी हुआ है संलग्न आकृति में वे बिंदु लिखिए जो। तो हमें यहाँ संलग्न आकृति में बिंदु बताने जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। जैसे पहला है कोण DOE के अभ्यंतर में स्थित है। तो कोण DOE देख लेते हैं पहले कहाँ है। ये कोण DOE के अभ्यंतर यानी अंदर, तो इसके बीच में जो आ रहा है वो आ रहा बिंदु A, तो मैंने लिख दिया बिंदु A। फिर दूसरा प्रश्न है कोण EOF, इस चिन्ह को हम कोण पढ़ते हैं। तो कोण EOF के बहिर्भाग में, बहिर्भाग यानी बाहर, तो कोण EOF देख लेते हैं पहले। तो ये E हो गया, ये O हो गया और ये F। तो EOF के बाहर कौन स्थित है? बाहर तो ये A भी स्थित है और C भी स्थित है, तो ये दोनों ही उत्तर आ जाएंगे C और A। फिर तीसरा प्रश्न है कोण EOF पर स्थित है। तो E, O और F पर कौन कौन स्थित है? एक तो बिंदु B यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इसी लाइन पे स्थित है। ये जो बिंदु B है ये इसी लाइन पे स्थित है, तो B हो गया। फिर ये E खुद भी स्थित है, O भी इस कोण में आ रहा है और F भी कोण में आ रहा है, तो सारे बिंदु कोण EOF पर स्थित हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्न आकृतियों को खुली या बंद वक्रों के रूप में पहचान कर नीचे बनी तालिका में लिखिए। तो अभी हमने खुली और बंद आकृतियों के बारे में पढ़ा था। ऐसी आकृतियां जिसका प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग प्रदर्शित हो तो उन्हें हम कहेंगे खुली आकृतियां। और बंद आकृति मतलब ऐसी आकृतियां जो प्रथम और अंतिम बिंदु पर मिली हुई हों या पूरी तरह से बंद हों, तो वो कहेंगी बंद आकृतियां। तो इसमें आप देख पा रहे हैं बंद आकृतियों में हमें बताना है, तो पहला एक इन्होंने पहले से लिख के रखा है दूसरे नंबर का। फिर बची हुई चौथी और छठवीं जो आकृति है वो भी बंद हो गई। और खुला जो वक्र है वो एक तो ये हो गया पहला, फिर तीसरा और पांचवा। ये पहला, तीसरा और पांचवा, ये खुले वक्र हो गए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की ओर। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। तो हमें यहाँ पर कुछ स्थितियाँ दी गई हैं और इस आधार पर हमें इन्हें चित्र के माध्यम से दर्शाना है। तो जैसे पहला हमें दिया गया है बिंदु B रेखाखंड AB पर स्थित है, यानी जो कोई बिंदु P है जिसकी स्थिति AB पर है, तो हमने AB एक रेखाखंड बना दिया और उस पर एक बिंदु P बना दिया। ये P बीच में आ गया है। इसे आप कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन होना वो बिंदु P जो है रेखाखंड AB पर होना चाहिए। अब दूसरा जो प्रश्न है, रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो एक मैंने रेखा यहाँ पर बना दी है XY, देख पा रहे हैं आप, ये रेखा XY और PQ ये दोनों कहाँ एक दूसरे काट रही हैं? बिंदु M पर। M बिल्कुल बीच में बना हुआ है, यहाँ पर M देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल बीच में बना हुआ है, यानी XY और जो PQ है वो एक दूसरे को M पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। M बिंदु बिल्कुल बीच में है। अब चौथे नंबर पर हमसे बोला गया है, माफ़ कीजिएगा, 30 नंबर पर हमको बोला गया है रेखा L में E और F स्थित हैं परंतु D स्थित नहीं है। यानी कोई रेखा L है, यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ, रेखा L हो गई है और इस पर दो बिंदु E और F स्थित हैं, लेकिन बिंदु D जो है रेखा L पर स्थित नहीं है, मतलब D से बाहर होगा। तो आप इसे यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसे रेखा L पर नहीं बनाएंगे, उसे बाहर बनाना है रेखा L के। अब इस प्रश्न क्रमांक 13वें के अंतर्गत चौथा प्रश्न है,
रेखाएं OP और OQ बिंदु O पर मिलती हैं। तो OP और OQ कहाँ मिल रही हैं? O पर। तो इस प्रकार प्रश्न 13 की समाप्ति हुई। आते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, हमें एक यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है और नीचे लिखा है ऊपर दिए गए चित्र में से समांतर रेखाओं और असमांतर रेखाओं के युग्म छांटकर लिखिए एवं तर्क दीजिए कि किस आधार पर आपने इन रेखाओं को चुना। तो हमें यहाँ पर समांतर और असमांतर रेखाओं के युग्म यानी जोड़े को लिखना है। तो समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो हर बिंदु पर एक समान होती है। तो आप देख पा रहे हैं जो AB है और DC, इनके बीच की जो दूरी है वो आप बिल्कुल समान देख पाएंगे। तो ये दोनों जो युग्म हो गया AB और DC का, ये क्या हो गया? समांतर रेखाओं का। अब असमांतर रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये जो AD है और BC, इनके बीच की दूरी पहले यहाँ कम है, फिर ज़्यादा होती जा रही है, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा होती जा रही है। तो ये रेखाएं असमांतर हो गई क्योंकि इनके बीच की दूरी हर बिंदु पर समान नहीं है। तो असमांतर रेखाओं का जो युग्म है वो हो गया AD और BC। हमसे समांतर और असमांतर रेखाओं को चुनने का कारण भी पूछा गया था कि हमने किस आधार पर इन्हें चुना है। तो हमने वही कारण लिखा है यहाँ पर भी। समांतर रेखाओं AB व DC की दूरी प्रत्येक बिंदु पर समान है, जबकि रेखाओं AD व BC के बीच की दूरी प्रत्येक बिंदु पर असमान है, इसलिए ये असमांतर हैं। तो वही कारण हमने लिखा है जो हमने अभी कहा था। अब हम आ चुके हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। 11 माचिस की तीलियों से अधिकतम कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? यदि सारे त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर बनाए जाएं, चित्र भी बनाइए। तो एक सूत्र होता है 2n धन 1। तो यहाँ n जो है त्रिभुजों की संख्या है। यदि मैं n की जगह यहाँ कोई भी एक संख्या रख दूं, जैसे उदाहरण के तौर पर 2 रख दूं, तो ये मुझे बताएगा कि भाई 2 त्रिभुज बनाने के लिए मुझे कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी यदि सारे त्रिभुज सटाकर बने हैं। लेकिन मुझे जो प्रश्न है उसमें मुझे तीलियों की संख्या पहले ही दे दी गई है कि 11 माचिस की तीलियों से हम कितने त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें n का मान निकालना है, क्योंकि जो तीलियों की संख्या जो हम निकालने वाले थे वो पहले ही दे दी गई है 11। तो हम n का मान निकाल लेंगे, मतलब उतने ही त्रिभुज हमें 11 तीलियों से हम बना पाएंगे यदि सारे त्रिभुज सटाकर बने हैं। तो यहाँ पर हम n का मान निकालने के लिए पहले 1 का पक्षांतर करेंगे। तो 1 जो है धन से ऋण में हो जाएगा, तो 11 ऋण 1 हो जाएगा वो। तो 11 में से 1 गया 10। अब 2 और n गुणा में है, तो 2 का पक्षांतर हम करेंगे तो 10 के बटे में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 10 जो है 2 से विभाजित होकर n का मान 5 दे देगा। यानी हम इन 11 तीलियों से 5 त्रिभुज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसे देख लीजिए आप। पहला त्रिभुज ये हो गया, 3 तीलियाँ हो गई, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5 त्रिभुज हमने बनाए और वे सभी त्रिभुज एक दूसरे से सटाकर बने हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे इस अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं के सभी प्रश्नों का हल यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाले जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।